वी आर डूइंग वेल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर प्लांट फॉर्म एंड फंक्शंस को। इसमें हमने अपने पहले जो है लेक्चर में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरह से प्लांट्स को जो है वो इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। और बेसिकली जो हमारे पास हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंटरव्यू के पार्ट को, जो मिस पेट्रिशिया का है कि उन्होंने क्यों प्लांट की रिसर्च में अपना जो है वो इंटरेस्ट शो किया। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको देख चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ से अब हम इसको देखने जा रहे हैं। हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन प्लाज्मोडेस्माटा, और इसके अलावा जो अदर मेजर रिसर्च एरियाज थे उनके वो क्या थे। ठीक है, ये इंटरव्यू का पार्ट है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, ये हम स्टार्ट करने से पहले आज का लेक्चर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैं आपको समझाना चाहूँगी, ताकि हम जब इस लेक्चर को कंटिन्यू करें तो हमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो, कोई भी टर्म बीच में डिफ़िकल्ट आए तो उसको समझने में। ठीक है, तो पहले हम टर्मिनोलॉजीज़ देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। पहली टर्मिनोलॉजी है हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा, ये प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में हम पढ़ेंगे तो मल्टीपल जगहों पे ये वर्ड आएगा, ये टर्म आएगी, तो हम पहले इसको समझ लेते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन्स होती हैं दैट गो थ्रू सेल वॉल एंड कनेक्ट द साइटोप्लाज्म नेक्स्ट टू ईच अदर इन प्लांट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है, यहाँ पे ये तीसरा सेल है और ये चौथा सेल है। ठीक है, प्लांट सेल की हम बात करें। अच्छा सेल के साथ क्या होती है, सेल की मेम्ब्रेन होती है। अगर हम इस तरह डॉटेड लाइन से इसको शो कर दें, ठीक है, और क्या होती है, सेल वॉल होती है। ये जो लाइन है रेड वाली डार्क, इसको समझ लें कि ये इसकी सेल वॉल है। ठीक है, अब हर सेल में इस तरह से ही होगी, हर सेल की एक अपनी सेल मेम्ब्रेन होगी और एक सेल वॉल होगी। सही है, चारों के सेल के अंदर। अच्छा, अब क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से कनेक्शंस फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, चैनल्स कह लें या कनेक्शंस कह लें, ठीक है, वो फॉर्म हो जाएंगे बीच बीच में, मल्टीपल जगह पे कहीं पे भी हो सकते हैं ये। ठीक है, अच्छा ये क्या है, यहाँ पे माइक्रो ट्यूब्यूलर एक्सटेंशंस। ठीक है, ये माइक्रो ट्यूब्यूलर एक्सटेंशंस हैं ऑफ प्लाज्मा। ये जो प्लांट सेल के अंदर जो प्लाज्मा होता है, इसके अंदर ये एक्सटेंशंस फॉर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल के अंदर मौजूद मटेरियल होता है वो इजीली एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है म्यूटेंट। एक टर्म होती है म्यूटेंट, MUTANT, म्यूटेंट। म्यूटेंट को अगर हम समझना चाहें, बेसिकली म्यूटेंट जो होता है हमारे पास ऑल्ट्रेशन ऑफ DNA सीक्वेंस। जो DNA के सीक्वेंसेस होते हैं ना, DNA सीक्वेंस, इसके अंदर किसी भी किस्म की ऑल्ट्रेशन हो जाए, ठीक है, जिसके नतीजे में म्यूटेशन कॉज हो जाएगी। जिसके नतीजे में क्या हो जाएगी, म्यूटेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, म्यूटेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है हेटेरोजाइगस या हेटेरोजाइगोट्स। ठीक है, अच्छा ये क्या होते हैं, हेटेरोजाइगोट्स या हेटेरोजाइगस जो है बेयरिंग डिफरेंट एलील्स। अच्छा, दो तरह की टर्म्स होती है हमारे पास, एक होती है होमोजाइगोट या होमोजाइगस। अच्छा, होमोजाइगस में क्या होते हैं, सेम एलील्स पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि हेटेरोजाइगस में क्या होते हैं, डिफरेंट एलील्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये एलील्स जो होते हैं ना, ये इटसेल्फ क्या है,
ये डीएनए की सीक्वेंसेस होती हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म में उसके अंदर एक ही तरह की एक ऑर्गेनिज्म में उसके अंदर एक ही तरह की डीएनए सीक्वेंसेस पाई जाएंगी तो हम कहेंगे ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या है, होमोजाइगस है। जबकि एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके अंदर डिफरेंट तरह की एलील्स पाई जाएंगी तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे कि ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है, और वो एलील्स जो डिफरेंट होती हैं उनको बेसिकली हम बोल रहे होते हैं हेट्रोजाइगोट्स। ठीक है, ये टर्म्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर। अच्छा, वो हमारे पास एक टर्म हम पढ़ेंगे जो है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास थी फ्लोरिसेंट। फ्लोरिसेंट ट्रेसर का हम इसमें वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्रेसर्स क्या होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट टेक्निक को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, फ्लोरेसेंट टेक्निक को यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसी टेक्निक होती है जिसके नतीजे में हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्लोरेसेंट डाई की मौजूदगी में हमें विजिबल नज़र आ रहे होते हैं। तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंट टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट हम टर्म पढ़ेंगे डाउन रेगुलेशन। ठीक है, डाउन रेगुलेशन हमारे पास डिफरेंट तरह की होती है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि डाउन रेगुलेशन है किसकी। फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मोडिस्माटा के बारे में, तो प्लाज्मोडिस्माटा के अपेरेचर्स की अगर डाउन रेगुलेशन होगी इसका मतलब क्या होगा कि जो प्लाज्मोडिस्माटा के अंदर हमारे पास जो ट्यूब्यूल्स बन रही थी, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, उसकी क्या होगी, सप्रेशन हो जाएगी। यानी डाउन रेगुलेशन कोई भी ऐसा प्रोसेस होता है, इट इज़ अ प्रोसेस of reducing or suppressing a response to a stimulus। कोई भी स्टिमुलस आएगा मगर उसका कोई भी रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होगा, उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं बनेगा, तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं कि डाउन रेगुलेशंस हो गई। फॉर एग्जांपल रिसेप्टर्स की डाउन रेगुलेशन हो जाएगी तो रिसेप्टर्स के ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट होगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और अगर मैं बोलूँ प्लाज्मोडिस्माटा की डाउन रेगुलेशन हो गई, मींस कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मुलेशंस हैं जो फॉर्म हो रही थी यहाँ पे हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये फॉर्म अब नहीं होंगी, इनकी सप्रेशन हो जाएगी, ये रिड्यूस हो जाएंगी। जो प्लांट सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रही है वो नहीं बनेंगी। ठीक है, ये हमारे पास थे कुछ टर्मिनोलॉजीज। अब हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, सो हम यहाँ से अपना लेक्चर देख रहे थे। ओके अच्छा, यहाँ पे इनसे क्वेश्चन किया गया कि आपने प्लांट की रिसर्च के अंदर ही क्यों पार्टिसिपेट करने का सोचा, या इसमें ही आपने क्यों अपनी इंटरेस्ट को शो किया। ठीक है, और प्लाज्मोडिस्माटा आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग क्यों रहा। ठीक है, तो इन्होंने इसका जवाब दिया, मे बी आई शुड डू सम एक्सपेरिमेंट विद प्लांट्स बट नोइंग ऑलमोस्ट नथिंग अबाउट प्लांट्स। ठीक है, अभी चाह रही थी कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें प्लांट्स के ऊपर, मगर ये उस टाइम पे एज सच प्लांट्स के बारे में नहीं जानती थी चीज़ें। सो आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन समथिंग अबाउट विच लिटिल वॉज नोन। तो ये ऐसे किसी चीज़ के ऊपर काम करना चाह रही थी जिसकी थोड़ी बहुत इनको इन्फॉर्मेशन हो। सो आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन प्लाज्मोडिस्माटा because I thought I could contribute to the field of plants intracellular communication। क्योंकि ये समझती थी कि ये ऐसी फील्ड में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं जिसमें प्लांट का जो है वो इंट्रासेल्युलरी कम्युनिकेशन हो रहा होता है। जैसे कि प्लाज्मोडिस्माटा के हमने डेफिनेशन में देखा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रही थी जिसके नतीजे में एक सेल दूसरे सेल से जो है वो कम्युनिकेट कर पा रहा था। I didn't want to start with a well studied system like photosynthesis वगैरह। अब इन्होंने प्लांट के जो कॉमन सिस्टम्स होते हैं हमारे पास फोटोसिंथेसिस वगैरह के होते हैं, इन्होंने उस पर रिसर्च करने का नहीं सोचा या उसमें रिसर्च का कंट्रीब्यूशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस वगैरह इस तरह के प्रोसेस हैं जिस पे ऑलरेडी बहुत वर्क हुआ है।
So next question is, what are the plasmodesmata and what is the currently known about their function? सही है। अब इनसे सवाल किया गया है कि प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है और करंटली इसके फंक्शन के बारे में क्या जानती हैं। अच्छा, when adjacent plant cells need to communicate, information must be transferred across the thick cell wall that lies outside the plasma membrane। ठीक है, तो हमने बात करी थी प्लांट सेल की। हमने देखा था कि प्लांट का सेल है, उसके साथ क्या है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब एक सेल दूसरे सेल से जब कम्युनिकेट करेगा तो वो कैसे कर रहा था। Plasmodesmata are plant-specific communication cells channels that spans the cell's walls and link the cytoplasm of adjacent cell। ठीक है, तो अंदर का जो साइटोप्लाज्म था इसकी कम्युनिकेशन करवा रहा था ये प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, the plasma membrane of the two cells is continuous in these plants. At first, it was thought that plasmodesmata were a fixed size, with apertures so narrow that only ions and small molecules such as sugars and hormones could pass through। तो पहले ज़माने में जो है ये सोचा जाता था कि प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये एक फिक्स साइज़ के अपेरेचर्स होते होंगे जिसके अंदर से सिर्फ स्मॉल साइज़ के आयंस या हार्मोन्स ही पास होते होंगे एक सेल से दूसरे सेल में। बट however, it was also known that plant viruses could communicate plasmodesmata, and it was discovered that these viruses encodes proteins that opens the channels enough to allow the passage of the virus। ठीक है, अब ये भी एक परसेप्शन था कि जो वायरसेस वगैरह होते हैं वो जब किसी भी प्लांट सेल को, एक सेल को अफेक्ट करते हैं और उसमें जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है उसके चैनल को वायरस क्या करता है, एक्सटेंड कर देता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है और इजीली उसके अंदर से पास होके एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है। द बिग ब्रेक थ्रो, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, The big breakthrough in recent years has been the discovery that even in plants not infected with the virus, the apertures of plasmodesmata are dynamic, and the apertures can open wide enough to allow the transport not only of small molecules but also of macromolecules जैसे कि RNA और प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा में से सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं बल्कि बड़े मॉलिक्यूल के साइज़ भी आराम से पास हो सकते हैं, जैसे कि RNA या प्रोटीन्स की हम बात करें। ऑल्दो द अपेरेचर साइज कैन चेंज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, बोथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड ड्यूरिंग द development of a new tissue and organs from the region of mature cells called meristems। अच्छा, एक टर्म रह गई थी मेरिस्टेम की, ये भी बता देती हूँ। मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, बेसिकली मैच्योर जो प्लांट सेल्स होते हैं तो वहाँ से कोई प्लांट के ऑर्गन की डेवलपमेंट या किसी पार्ट की डेवलपमेंट जो है वो मेरिस्टेम्स के ज़रिए हो रही होती है। जहाँ मेरिस्टेम्स बेसिकली वो रीजन है जहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा है। दिस डिस्कवरी हैज़ ट्रिमेंडस implications for how plant development proceeds। Immature tissues such as those found in the embryons and meristems have very dilated plasmodesmata, suggesting that plasmodesma mediated communication between cells is likely to be involved in the initiation and coordination of the developmental processes। ठीक है, सॉरी, तो इसमें जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा का रोल जो है वो एम्ब्रियोनिक प्लांट सेल्स के अंदर भी है और एज वेल एज इन द मेरिस्टेम्स यानी मैच्योर प्लांट सेल्स के अंदर भी है। अच्छा, ये बेसिकली किस लिए है, इनिशियल स्टेजेस में ये इसलिए है ताकि प्लांट के जो सेल हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन कर सके और उनका डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट अबाउट प्लाज्मोडेस्माटा नाउ। अब इनसे पूछा गया पैट्रिशिया से कि आप अब मज़ीद क्या जानना चाहती हैं प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। सो वी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा आर रेगुलेटेड बोथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड इन द लाइफ ऑफ मैच्योर प्लांट सेल। अब ये जानना चाह रही हैं कि जो स्ट्रक्चर या फंक्शन है प्लाज्मोडेस्माटा का वो एक एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर किस तरह से रेगुलेट हो रहा है और एक मैच्योर एडल्ट सेल के अंदर किस तरह से रेगुलेट हो रहा है। सो
To get at this, we have been searching for the gene that are responsible for this regulation. अब ये मालूम करने के लिए कि किस तरह से प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन जो है वो रेगुलेट हो रहा है डिफरेंट सेल के अंदर, इनको ये चीज़ मालूम करनी थी, सर्च करनी थी ऐसी जीन को जो रिस्पॉन्सिबल हो। कौन? ऐसी जीन जो रिस्पॉन्सिबल हो डेवलपमेंट की या फिर रेगुलेट करने की प्लाज्मोडेस्माटा को। So we have collected mutants that are deficient in regulating transport between cells of the embryo. We reasoned that we could not screen for mutants in mature plants because plasmodesmata are so important that any mutant would be a dead plant. ठीक है? Thus, we assay plasmodesmata function in so-called embryo defective lines that can be propagated as heterozygotes. ठीक है, तो हेट्रोजाइगट्स का हमने मतलब देखा था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर डिफरेंट एलील्स पाई जा रही हों। ओके, फिर इन्होंने क्या किया था, द सीड पोड्स ऑफ द हेट्रोजाइगस प्लांट्स कंटेन बोथ वाइल्ड टाइप एंड द हेमोजाइगट म्यूटेंट्स एम्ब्रियोन्स दैट डेवलप इनफ टू अलाउ अस टू assay for plasmodesmata mediated transport. Once we identified the gene products affected by the mutation, we can study how these proteins affect the regulation of plasmodesmata in older plants as well. तो जब ये एक जीन ऐसी जीन को आइडेंटिफाई कर लेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्लाज्मोडेस्माटा की रेगुलेशन की, उसके बाद ये क्या देखेंगे कि ये देखेंगे कि जो जेनेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि म्यूटेशन से अफेक्ट्स हो रहे हैं, वी कैन स्टडी हाउ दिस प्रोटीन्स अफेक्ट द रेगुलेशन। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक जीन अफेक्ट हो रही है, ठीक है, डीएनए के सीक्वेंस में मसला आ रहा है जिसकी वजह से उसके अंदर म्यूटेशन कॉज हो रही है, अफेक्ट हो रही है वो जीन, तो उसको इनको स्टडी करना है कि ये प्रोटीन्स जो हैं वो उनका जो अफेक्ट है वो प्लाज्मोडेस्माटा की रेगुलेशन पे आएगा या नहीं आएगा। तो ये यंग एम्ब्रियोनिक प्लांट्स में तो देखेंगे, इसके साथ साथ ये देखेंगे ओल्डर प्लांट्स में भी। फ्लोरेसेंट ट्रेसर्स, अच्छा, अब इसको देखने के लिए मैंने जिस तरह समझाया था कि फ्लोरेसेंट टेक्निक का ये यूज़ कर रहे हैं। फ्लोरेसेंट टेक्निक में फ्लोरेसेंट डाई यूज़ की जा रही होती है। डाई इज़ DYE डाई, ठीक है, डाई यूज़ की जा रही होती है जिससे क्या कर रहे होते हैं, हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोपिक कंडीशन के अंदर आराम से विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेसर्स, अब ये क्या कर रहे हैं, फ्लोरेसेंट ट्रेसर्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेसर्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कैन मूव फ्रॉम सेल टू सेल ड्यूरिंग ऑल एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। अब इन्होंने जब फ्लोरेसेंट टेक्निक को यूज़ किया तो इन्होंने देखा कि जो प्लांट सेल की एम्ब्रियोनिक स्टेज थी उसके अंदर ट्रेसर आराम से फ्रीली एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर रहे थे। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट के थे वो, इसलिए। जबकि लार्जर ट्रेसर्स की इन्होंने जब मूवमेंट देखी तो वो फ्रीली मूव कर रहे थे ओनली ड्यूरिंग द अर्लियर स्टेज, यानी बिल्कुल जो इनिशिएट स्टेज होती है ना, इनिशियल स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, उसमें तो लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज ट्रेसर्स आराम से मूव कर रहे थे, बट दैट मीन्स आगे जाके वो मूव नहीं कर रहे थे। इसका मतलब क्या हो रहा था, दैट मीन्स देयर इज़ डाउन रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा अपैरेचर्स। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा हैं वो इररिस्पॉन्सिव हो गए, यानी जो प्लाज्मोडेस्माटा जो चैनल्स बन रहे थे सेल्स के दरमियान, अब वो इररिस्पॉन्सिव हो गए और उसके अंदर से ट्रेसर्स मूव नहीं कर पा रहे। ठीक है, so we use the larger fluorescent tracers in a genetic screen for mutants that continue to the traffic in at late embryonic stage. We screened 5,000 mutants in this way to find about 10 embryo defective mutants of the sort we were looking for. इन्होंने तकरीबन 5,000 म्यूटेंट्स को स्टडी किया तो उनको उसमें से अपने डिज़ायर के 10 म्यूटेंट्स मिले जिसको वो मज़ीद स्टडी कर सके। नाउ वी आर क्लोनिंग द जीन अफेक्टेड, ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दियर प्रोडक्ट्स एंड सीइंग हाउ दे अफेक्ट प्लाज्मोडेस्माटा। अब इनको जो ये 10 अफेक्टेड म्यूटेंट्स मिल गए थे,
सही है, एम्ब्रियोनिक डिफेक्टिव म्यूटेंट्स मिल गए थे, इन्होंने इनको क्या किया, क्लोन किया। क्लोन क्या, क्लोनिंग या क्लोन। अच्छा, क्लोनिंग बेसिकली इटसेल्फ एक टेक्निक है जिसमें हम सेम चीज़ बना सकते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने एक डिफेक्टिव जीन ली, उसको अगर ये क्लोन करेंगे तो सेम बिल्कुल वैसे ही डिफेक्टिव जीन ये बना लेंगे। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्लोन्स यूज़ कर रहे होते हैं, यानी एक ये फॉर एग्जांपल वन क्लोन है, एक क्लोन यूज़ कर रहे हैं दूसरी चीज़ को क्लोन करने के लिए। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्लोनिंग का प्रोसेस कहते हैं। सही, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हाउ डज द रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा साइज बेनिफिट्स द प्लांट। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा की रेगुलेशन है, या प्लाज्मोडेस्माटा का जो साइज़ होता है, लाइक इतना स्मॉल है या इतना लार्ज है, और जो इसके अंदर कैपेसिटी है, जो इसकी वाइड, ये कह लें कि विड्थ जो है इसकी कितनी वाइड है, कितनी चौड़ी है, कितनी नैरो है, ये डिपेंड कर रही होगी उसकी रेगुलेशंस पे या नहीं, या इसका क्या बेनिफिट होगा प्लांट को, वो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में देखेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक, टिल देन टेक केयर योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।